हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन। आज हम देखेंगे डी फार्म सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है एक फार्माकोथेरेपेटिक। आप सबको पता होगा उसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे कि आपको पता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि वो हर साल रिपीटेटिव पूछे ही जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन। ये आपके फर्स्ट चैप्टर से है। रैशनल इरेशनल आपने पढ़ा होगा। तो रैशनल मीन्स क्या होता है? मीन्स कि किसी चीज़ को प्रिस्क्राइब करना है, लाइक डोज है, तो उसको प्रिस्क्राइब करते वक्त हमें क्या क्या ध्यान रखना होता है। वो प्रॉपर ड्यूरेशन में दिया जाए, उसका डोजेस प्रॉपर फॉलो किया जाए। तो उसकी हम डेफिनेशन देखेंगे। इन द सिंपलेस्ट वर्ड, रैशनल यूज मीन्स प्रिस्क्राइबिंग ड्रग इन राइट वे, एडिक्वेट डोज फॉर सफिशिएंट ड्यूरेशन। किसी भी चीज़ को हम एक स्टैंडर्ड तरीके से फॉलो करते हैं तो उसी को हम रैशनल यूज कहेंगे। अब उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, 6 स्टेप्स हम फॉलो करते हैं रैशनल यूज में। तो फिर आप स्टेप्स लिखोगे कि 6 स्टेप्स में क्या क्या होता है। पहले आप डेफिनेशन लिखोगे, देन आप स्टेप पे आओगे। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, हम पहले किसी चीज़ को, मीन्स पेशेंट है, उसको कंसल्ट करने के लिए वो डॉक्टर के पास जाएगा तो पहले बताएगा कि उसको साइंस सिम्टम्स क्या आ रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, तो वो स्टेप 1 हो जाएगा हमारा। सेकेंड स्टेप हम देखते हैं कि डॉक्टर यूजुअली क्या करते हैं। आपको बहुत ज़्यादा रट्टा करने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रॉपर एक कॉमन सेंस लगाएंगे कि हम क्या क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं, वही ये रैशनल यूज में स्टेप हो जाएंगे उसके। तो सेकंड होगा डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़। हम देखते हैं कि टेस्ट वगैरह के लिए भेजा जाता है पेशेंट को, सेकेंड वो हो जाएगा। थर्ड, फिर जो ड्रग थेरेपी हमें देनी है पेशेंट को, उसकी लिस्ट हम बनाते हैं, वो थर्ड स्टेप हो जाएगा। स्टेप फोर्थ, फिर हम क्या करते हैं, स्टार्ट द ट्रीटमेंट बाय राइटिंग अक्यूरेट। ये हम नहीं करेंगे, हम फार्मासिस्ट हैं, हम सिर्फ डोज मीन्स ड्रग प्रिस्क्राइब किया हुआ जो है वो डिस्पेंस कर सकते हैं, ये डॉक्टर का काम है। फिर वो क्या करते हैं कि वो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं प्रॉपर तरीके से, जैसे आपके पास आता होगा या आपने देखा होगा कि उसमें लिखा होता है कि एज कितनी है पेशेंट की, डायग्नोसिस लिखा होता है, उसको क्या क्या ड्रग चाहिए, उसके डोजेस फॉर्म लिखे होते हैं, टैबलेट, सिरप। फिर फिफ्थ स्टेप है गिव प्रॉपर इंफॉर्मेशन, कि हमें उनको प्रॉपर तरीके से कंसल्टेशन देना है कि क्या क्या कैसे कैसे लेना है, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्या फूड अवॉइड करना है, उसके एडवर्स इफेक्ट ना आए। तो वो चीज़ें फिफ्थ स्टेप में आएंगी। स्टेप 6 मॉनिटरिंग। 2 टाइप की होती है, पैसिव, एक्टिव। पैसिव में क्या होता है, जिसमें पेशेंट सेल्फ मॉनिटर करता है खुद को। एक्टिव में डॉक्टर या फिर नर्सेज के द्वारा मॉनिटर किया जाता है। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड हम देखेंगे हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में क्या पूछा गया है, डिफाइन हाइपरटेंशन, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर ऑफ हाइपरटेंशन। नॉर्मल लैंग्वेज में हम कहें बीपी जिसे कहा जाता है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है। अब बीपी क्यों हो रहा है, आपको आमतौर पे हम पढ़ रहे हैं तो हमें इतना तो पता ही है कि ब्लड की जो आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज में जो ब्लड आ रहा है, उसके अगेंस्ट ब्लड का प्रेशर जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन की शिकायत होती है। पहले हम उसे डिफाइन करेंगे कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज हाई ब्लड प्रेशर। द फोर्स ऑफ अगेंस्ट आर्टरी वॉल इज टू हाई। तो किसका फोर्स, ब्लड का फोर्स। आपने डेफिनेशन लिखा, आपने थोड़ा नॉर्मल बीपी कितनी होती है, फिर कितना हाइपरटेंशन के लिए कंसिडर किया गया है, स्टेज 1 स्टेज 2 हाइपरटेंशन में, वो लिख दिया। और फिर क्या पूछा है, रिस्क फैक्टर, अल्कोहल कंजप्शन कम करना है, टोबैको कंजप्शन कम करना है, और फिर ओबिसिटी हो सकता है, बीएमआई हाई होती है तो, बॉडी मास इंडेक्स, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है। तो इसके साथ ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर सेम है, इसमें क्या पूछा गया हाइपरटेंशन का, फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है जिसमें हम दवाइयों के द्वारा पेशेंट को ठीक करते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल मीन्स कि उसके हैबिट्स में चेंज लाना, उसके रूटीन में चेंजेस ला के अच्छी डाइट को फॉलो करके उन चीज़ों को ठीक किया जाए। तो हम फार्माकोलॉजिकल फर्स्ट देखेंगे कि क्या है। डायूरेटिक्स दिया जाता है मोस्ट ऑफ हाइपरटेंशन में, और ये आपको जो बोल्ड में दिख रहा है ये ड्रग्स नहीं है, ये ड्रग्स के क्लास हैं। उसके अंदर वो जो ड्रग्स उस क्लास में रखे जाएंगे वो ड्रग्स के नाम लिखे हैं। तो आप ये आगे पढ़ोगे कि डायूरेटिक्स में क्या क्या आता है, क्लोरोथायाजाइड, फ्लोरेसामाइड्स, पायरोलैक्टोन। फिर अल्फा ब्लॉकर में प्रेजोसिन, बीटा ब्लॉकर में एटिनोलॉल, प्रोनोलॉल। इसमें आप एक चीज़ और देख सकते हो कि कुछ सफिक्स होते हैं, उन्हें देख के आप जान सकते हो कौन से क्लास का ड्रग है या किस डिजीज़ में दिया जा रहा है। हाइपरटेंसिव ड्रग्स में मोस्ट ऑफ
यहाँ पे मैंने अभी दिया है चार्ट में, सफिक्स मिलेगा प्रिल, एसी इनहिबिटर अभी मैं बताऊंगी, सार्टन, ओइसिन, लॉल, डिपिन, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी, जिससे आप जस्ट मेडिसिन देखोगे आपको पता चल जाएगा कि हाइपरटेंशन में दिया जाता है। फिर है अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर कॉम्बिनेशन ड्रग्स जो देते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एसी इनहिबिटर, जैसे कि मैंने बताया प्रिल होता है उसका सफिक्स, तो कैटोप्रिल, रेमिप्रिल। फिर एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर लोसार्टन, वॉलसार्टन। इसके साथ ये आपका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट यहाँ कंप्लीट होगा। फिर हम देखेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल। नॉन फार्माकोलॉजिकल आपको नहीं याद हो रहा है, थोड़ा सा है कि वर्कआउट ऐड करना है, डाइट अच्छी रखनी है, लो सॉल्ट डाइट रखनी है, और क्या है कि मेक द प्रॉपर डाइट चार्ट, जैसे कि मैंने बताया फ्रूट्स ऐड करने, वेजिटेबल्स ऐड करने, अवॉइड द पॉल्यूटेड एरिया, स्पेंड द टाइम वेयर फ्रेश एयर ब्लोन, मीन्स गुड हैबिट्स इंक्लूड करना अपनी लाइफ में, वो हो जाएगा नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, राइट इन डिटेल अबाउट फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ कंजेस्टिव कार्डियल फेलियर। ये क्या है? हार्ट से रिलेटेड डिजीज है, आपने पढ़ा होगा कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर में। तो फर्स्ट आप क्या लिखोगे? फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। पहले तो फर्स्ट फार्माकोलॉजिकल ही पूछा है, तो एसी इनहिबिटर, जैसे कि इसके पहले हाइपरटेंशन में देखा था हमने, बीटा ब्लॉकर्स, डायूरेटिक्स। फिर आप आंसर कैसे लिखोगे? आप पहले बताओगे कि कार्डियक फेलियर होता क्या है। क्वेश्चन में पहले यही तो पूछा है कि कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, तो ये होता क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। फिर हम क्या लिखेंगे? फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फिर फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में आपको अगर क्लास के साथ नहीं याद हो रहा है तो इसके मैंने मैकेनिज्म पे भी, कैसे वो यूज़ करते हैं ड्रग या वो क्या एक्ट कर रहा है बॉडी में, उस पर भी लिखा है, बताया है चार्ट में। टू इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ये क्या, इस मतलब कि ये एक्शन कौन से ड्रग्स दे रहे हैं? डिजॉक्सिन, बायपायरिडिन्स और क्या, बीटा एगोइस्ट। टू रिड्यूस कार्डियक वर्कलोड, अब इसमें कौन से ड्रग्स हैं जो ऐसा करते हैं या एज अ मैकेनिज्म है उसका? टू डिक्रीज प्रीलोड, डायूरेटिक्स और नाइट्रेट्स देते हैं, जैसे कि मैंने बताया। टू डिक्रीज आफ्टर लोड, आर्टियर वैसोडाइलेटर्स। टू डिक्रीज प्रीलोड एंड आफ्टर लोड, एसी इनहिबिटर। नाइट्रेट्स, टोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ये ड्रग्स हैं। थोड़े से ड्रग्स के नाम हार्ड हैं, आप स्प्लिट करके याद करने की कोशिश करना, या 4 to 5 टाइम्स आप लिखोगे याद हो जाएगा। ड्रग्स प्रॉपर तरीके से लिख के आना है, ड्रग्स में इधर उधर नहीं करना है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। फिर हम देखेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल, डाइट, फ्लूइड इनटेक बढ़ाना है, हैवी वर्क से अपने को मतलब कि पेशेंट को बोलना है कि अवॉइड करे हैवी वर्क। स्मोकिंग, ही शुड अवॉइड स्मोकिंग, अल्कोहल कंजप्शन अवॉइड करना है। अब क्या है? डिफाइन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंड डिस्क्राइब इट्स पैथोजेनेसिस। इटियोपैथोजेनेसिस क्या होता है? उसकी उत्पत्ति किन कारणों से हो रही है, मतलब अपने शरीर में कोई रोग होता है तो उसकी उत्पत्ति किन कारणों से हो रही है, वो कारण क्या है, और फिर वो कैसे रेप्लिकेट हो रहा है बॉडी में, कैसे वो बढ़ रहा है, ये चीज़ें हम इटियोपैथोजेनेसिस में पढ़ते हैं। तो पहले आप डेफिनेशन लिखोगे कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, CHF होता क्या है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इज अ कंडीशन इन विच हार्ट फेल्स टू पंप ब्लड क्वांटिटी सफिशिएंट टू फुलफिल द बॉडी रिक्वायरमेंट, मीन्स बॉडी को जितना ब्लड चाहिए वो उतना कंप्लीट नहीं कर पाता, रिक्वायरमेंट जितना है बॉडी को। अब इसमें मैंने इमेज इंसर्ट किया है, ये हमारा नॉर्मल हार्ट है, और ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो होता है वो क्यों हो रहा है, ये इमेज में दिख रहा होगा। थिकनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर चेम्बर्स एंड स्मॉलर फिलिंग कैपेसिटी, इजेक्शन ऑफ ब्लड। वेंट्रिकुलर चैम्बर्स का जो वॉल है वो थिकनिंग, मीन्स उसमें किसी कारण लिपिड्स या फिर कोलेस्ट्रॉल की वजह से वो मोटी हो जाती है वॉल, तो उसमें ब्लड जो है वो कम फिल होता है, तो बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं कर पाता। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, इसके कुछ टाइप्स होते हैं, राइट लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, राइट साइडेड लेफ्ट हार्ट फेलियर, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। तो अगर टाइप आपको याद है तो अच्छा है, नहीं याद है तो बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप टाइप मेंशन करो। तो इसके साथ हम देखेंगे, और फिर पैथोफिजियोलॉजी ऑफ CHF, जो कि उस क्वेश्चन में मेंशन था कि इटियोपैथोजेनेसिस बताना है। कार्डियक इंजरी कभी कभी होती है तब भी कार्डियक फेलियर होता है, आपको पता ही होगा। सेकंड क्या है? पैथोलॉजिकल चेंज। फिर क्या है? सोडियम एंड वाटर रिटेंशन एक्सपांड्स इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम। इसमें मैंने 6 पॉइंट्स दिए हैं, आपको 2-3 भी याद है, आप 2-3 भी मेंशन कर सकते हो। फिर इसके साथ ये कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है
डायबिटीज मेलाइटिस से रिलेटेड, डिफाइन डायबिटीज मेलाइटिस एंड इट टाइप्स विथ फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। डायबिटीज मेलाइटिस क्या होता है? आप आमतौर पर आपको पता होगा, ब्लड में शुगर लेवल हाई हो जाता है। तो ये किन कारणों से हो रहा है? हमारे स्टमक में पेनक्रियाज होता है, पेनक्रियाज में बीटा सेल्स होते हैं जिनके द्वारा इंसुलिन प्रोडक्शन होता है। इंसुलिन प्रोडक्शन से क्या होता है? ग्लूकोज जो है वो एब्जॉर्ब होता है। तो ब्लड स्ट्रीम में वो जब चीज़ें नहीं कर पाता है या प्रॉपर जैसा वर्क है उसका वो प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या लिखना है। डिफाइन डायबिटीज मेलाइटिस, पहले हम डेफिनेशन देंगे डायबिटीज मेलाइटिस का। डायबिटीज इज द डिजीज दैट अकर्स व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल इज टू हाई। ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो गया तो डायबिटीज़ हो जाता है। अब ये कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है? पेनक्रियाज से बीटा सेल्स में इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं हो रहा जैसे कि अभी मैंने बताया। फिर क्या होगा? स्टमक में आपको पता होगा छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं जो भी हम फूड खाते हैं, तो ग्लूकोज जो है उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है अच्छी तरीके से। ग्लूकोज कहाँ जाएगा? ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, और इंसुलिन जब वर्क नहीं करेगा तो वो चीज़ें ब्लड स्ट्रीम में बढ़ती ही जाएंगी और उसका रिजल्ट होगा डायबिटीज़ मेलाइटिस। अब ये 4 टाइप्स के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4। टाइप 1 जब इंसुलिन बिल्कुल नहीं बन रहा होता है, टाइप 2 मीन्स इंसुलिन बन तो रहा है बट वो प्रॉपर यूज़ नहीं हो पा रहा है, यूटिलाइजेशन नहीं हो रही है। और फिर है जेस्टेशनल, जो भी आपको पता होगा कि जब बेबी कंसीव करती है मदर तो वो जो पीरियड होता है उसे कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़। इसमें ये होता है कि वो सिर्फ उसी टाइम तक इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता है या काफ़ी लिटिल अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है जिसकी वजह से डायबिटिक हो जाता है, मतलब डायबिटीज़ हो जाता है मदर को। अदर टाइप में ये ज़रूरी नहीं है, आपको 3 टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए। अब हम देखेंगे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या क्या है? फर्स्ट है टाइप 1 डायबिटीज जिसमें कि इंसुलिन का शॉट दिया जाता है, आप सबको पता होगा। इट इज इंसुलिन डिपेंडेंट, इंसुलिन इज एडमिनिस्टर्ड टू ट्रीट दिस टाइप ऑफ डायबिटीज। अब इंसुलिन कितने टाइप में आ रही हैं? रैपिड एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट, लॉन्ग एक्टिंग। अब दूसरा हम देखेंगे टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स यूज होते हैं जिसकी की क्लासेस डिवाइडेड हैं और उन क्लासेस में कुछ ड्रग्स हैं। फर्स्ट है सल्फोनिल यूरिया। फर्स्ट वन सल्फोनिल यूरिया, दे स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ इंसुलिन फ्रॉम पेनक्रियाज। ये इसमें कौन से ड्रग्स हैं? टॉल्बुटामाइड, क्लोरापैरामाइड। ये क्या करती हैं? पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करती हैं ज़्यादा इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए। बायोगोनाइड्स प्रिवेंट लिवर फ्रॉम ग्लूकोज प्रोडक्शन, और इसका मैकेनिज्म ऐसे होता है कि ये लिवर को प्रिवेंट करती है या रोकती है ग्लूकोज प्रोडक्शन के लिए। और सेकंड क्या करती है? गट को और इंक्रीज करती है ताकि गट जो है हमारा ये ग्लूकोज अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर ले। मेटफॉर्मिन, फेनोफॉर्मिन। थर्ड वन ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर्स, इट प्रिवेंट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम इंटेस्टाइन। ये क्या कर रहा है? इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट्स का जो एब्जॉर्प्शन होता है उसको प्रिवेंट करता है जिसकी वजह से हमारा ग्लूकोज लेवल मतलब कि नॉर्मल हो जाता है या फिर कंट्रोल में रहता है। अब हम देखेंगे एक्सप्लेन थायराइड डिसऑर्डर, राइट फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड डिसऑर्डर। इसमें मेंशन नहीं किया है कि हाइपरथायरॉयडिज्म बताना है या हाइपोथायरॉयडिज्म, तो हम यहाँ पे दोनों लिखेंगे। शॉर्ट थोड़ी चीज़ें बतानी है हमें। पहले हम लिखेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म, फर्स्ट हम लिखेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म में ये डिफरेंस है, हाइपो में जो है थायराइड हार्मोन जो है वो कम रिलीज हो रहे होते हैं, हाइपर में वो ज़्यादा रिलीज हो रहे होते हैं। तो उसकी डेफिनेशन देंगे, फिर हम उसकी एटियोलॉजी बताएंगे वो किन कारणों से हो रहा है। हम उसका प्राइमरी सेकेंडरी, अगर आपको क्लासिफिकेशन याद है तो बेहतर है, नहीं याद है तो आपको मेंशन तो नहीं है, मैंने जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे बताया है कि फर्स्ट ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है, सेकेंडरी लो सिक्रेशन ऑफ TSH। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट देंगे कि क्या क्या होता है, लेवोथायरॉक्सिन, लियोथायरोनिन, कॉम्बिनेशन ऑफ T4 T3 ड्रग्स। और यहाँ पे मैंने बताया होगा कि हाइपोथायरॉयडिज्म हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स क्या हैं। ये इसमें मेंशन नहीं किया कि हाइपो बताना या हाइपर, इसलिए हम थोड़ी चीज़ें दोनों की बताएंगे क्योंकि उससे ज़्यादा मार्क्स और बेहतर मतलब कि पूरे मार्क्स मिलने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। एबनॉर्मल वेट गेन होता है हाइपो में,
हाइपर में क्या होता है, वेट लॉस होता है, ये डिफरेंस याद रखना। हाइपो में वेट गेन होता है, ऑपोजिट है, और हाइपर में वेट लॉस होता है। तो थोड़ा सा हम सिम्टम्स मेंशन करेंगे। फिर हम क्या देखेंगे, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट हाइपरथायरॉयडिज्म के। हार्मोन इनहिबिटर्स मेथिमाजोल और प्रोपिलथायोरेसिल, ड्रग्स के नाम इसमें काफ़ी हार्ड है, आपको नहीं बाय हार्ट हो रहा है, आप स्प्लिट करके लिखने का ट्राई करिएगा। प्रोपिलथायोरेसिल हार्मोन इनहिबिटर है, ये इनहिबिट करता है हार्मोन्स को प्रोड्यूस होने में, हाइपरथायरॉयडिज्म में यूज़ होगा। मेथिमाजोल ये है किसका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, हाइपरथायरॉयडिज्म का। डेफिनेशन मैंने इससे पहले बता दिया। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दे इनहिबिट द कन्वर्जन ऑफ T4 टू T3, ये क्या इनहिबिट करते हैं, T4 को T3 बनने में रोकते हैं, इनहिबिट करते हैं। रेडियो एक्टिव आयोडीन, दीज ड्रग्स डिस्ट्रॉय थायराइड सेल्स एंड कंट्रोल थायराइड हार्मोन्स, बट इसको काफ़ी हमें ध्यान देना होता है। ये ट्रीटमेंट बहुत रेयर ही दिया जाता है, क्योंकि इससे हाइपोथायरॉयडिज्म होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि ये सेल ही डिस्ट्रॉय कर देती है। फिर इसके इटियोलॉजी हम बताएंगे और डेफिनेशन बताएंगे, जैसे कि मैंने इसके पहले एक्सप्लेन किया। इसके साथ ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर है राइट इन डिटेल मैनिफेस्टेशन ऑफ एपिलेप्सी, इट्स फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। एपिलेप्सी में क्या पूछा है, मैनिफेस्टेशन मीन्स सिम्टम। फर्स्ट हम उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। हमारी ब्रेन सेल्स की जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ होती हैं वो जब एबनॉर्मल हो जाती हैं, जिसकी वजह से शॉक होता है या ब्रेन अपना प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाता है, तो एपिलेप्सी के सीजर्स या फिर कहते हैं ना झटके आते हैं, आपने सुना ही होगा। दिस डिसऑर्डर रिजल्ट कॉन्ट्रैक्शन इनवॉलेंट्री मूवमेंट, जैसे कि मैंने बताया कि झटके आते हैं, क्यों आ रहे होते हैं, ब्रेन सेल्स जो है वो उसकी जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है वो एबनॉर्मल हो जाती है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सिम्टम्स को ही मैनिफेस्टेशन कहते हैं। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस ब्रेन से रिलेटेड है, फर्स्ट सिम्टम यही होगा। एंजाइटी, स्टेरिंग, वीकनेस, मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड जर्किंग। फिर हम देखेंगे क्लासिफिकेशन, कितने टाइप के होते हैं, पार्शियल होता है और फिर सेकेंड वन होता है जनरलाइज सीजर। पार्शियल होता है कि ब्रेन की किसी एक हेमिस्फीयर में चीज़ें एबनॉर्मल होती हैं तो उसी पार्ट को बॉडी के इफेक्ट करता है ब्रेन, और जनरलाइज होता है कि पूरे ब्रेन सेल्स की एक्टिविटीज़ एबनॉर्मल होती हैं। आप टाइप लिखोगे और उसमें थोड़ा सा मेंशन करोगे कि किस टाइप में क्या क्या हो रहा है, और उसके बाद हम लिखेंगे फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल CNS से रिलेटेड डिसऑर्डर में गुड हैबिट्स नहीं मेंशन करनी है, उसमें जो प्रॉपर दिया गया है वही लिख के आना है। कीटोजेनिक डाइट यूजफुल इन चिल्ड्रन, या फिर डॉक्टर से कंसल्ट करना तुरंत इमरजेंसी में, ये सब उसके नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में आएगा। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में बेंजोडायजेपिन्स, इसके ड्रग्स हैं क्लोनाजेपाम, लोराजेपाम, डायाजेपाम, ये शेड्यूल्ड ड्रग हैं, इसे हम स्लीपिंग पिल्स में भी रखते हैं, मतलब आमतौर पर स्लीपिंग पिल्स इसे बोला जाता है, और ये विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं डिस्पेंस किए जाते, आप पढ़े होंगे फार्मेसी लॉ एथिक्स में। बार्बिचुरेट्स, फिनोबार्बिटॉल, डीऑक्सीफिनोबार्बिटॉल, सारे क्लासेस नहीं मेंशन करने हैं, जो आपको इजीली याद आ रहा है 3 से 4 क्लास बस उतना मेंशन करिए, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। और CNS से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर है उसमें नॉन फार्माकोलॉजिकल में आपको गुड हैबिट्स नहीं लिखना है, उसका जो प्रॉपर पॉइंट है वो बाय हार्ट करना है। अब हम देखेंगे एक्सप्लेन फार्माकोलॉजिकल नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या होता है, कहीं पे जब कोई चीज़ रप्चर हो जाती है, ब्लड सेल्स वहाँ पे मतलब कि जम जाता है, जैसे कहते हैं क्लॉटिंग, तब हमारे बॉडी में जो चीज़ें होती हैं उसे हम स्ट्रोक कहते हैं। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट बताएंगे, बट इससे पहले हम स्ट्रोक की डेफिनेशन देंगे, उसमें क्या हो रहा है ये बताएंगे। स्ट्रोक इज अ सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, मेडिकल कंडीशन इन विच ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन इज सडनली स्टॉप्ड या इंटरप्टेड। ब्रेन में ब्लड सप्लाई नहीं हो रही होती है तो ब्रेन एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ जो भी करता है उसे हम स्ट्रोक कहते हैं। सिम्टम्स क्या है, जैसे कि मूवमेंट हमें फील नहीं होती है, सेंसेशन नहीं फील होता है किसी एक साइड में, सीवियर हेडेक होता है, लॉस ऑफ बैलेंस, डिफिकल्टी टू स्पीकिंग। इट इज़ मेडिकल इमरजेंसी दैट रिक्वायर्स इमीडिएट अटेंशन, ये आपका होगा नॉन फार्माकोलॉजिकल। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो आप ये पॉइंट भी मेंशन कर सकते हो। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में आप क्या लिखोगे, सेम
ये क्लासेस हैं ड्रग्स के, ये ड्रग्स के नाम नहीं है रेड से जो लिखा है। फिर मैं दोहरा रही हूँ, ये क्लास है ड्रग्स के नाम नहीं है। थ्रोम्बोलाइटिक्स, इसमें हम मोस्ट ऑफ जो ब्लड थिनर होता है वो सब चीज़ें देते हैं। एंटीप्लेटलेट एजेंट से क्या हम समझते हैं कि प्लेटलेट क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए फर्स्ट फैक्टर जो काम करता है वो प्लेटलेट होता है। तो एंटीप्लेटलेट एजेंट देंगे तो वो ब्लड थिनर होगा। एस्प्रिन वगैरह देते हैं, क्लोपिडोग्रेल देते हैं। ओरल एंटीकोएगुलेंट्स, वारफेरिन। जो आपको इसमें से 2-3 ड्रग्स इजी लगे वो आप नाम याद करिए और वो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में लिख के आइए। ये क्वेश्चन इसके साथ कंप्लीट हो जाएगा। अब हम देखेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, आप ये वाला पॉइंट भी मेंशन कर सकते हो नॉन फार्माकोलॉजिकल में। और यहाँ पे अर्ली कॉन्टैक्ट टू डॉक्टर, अर्ली डायग्नोसिस काफ़ी छोटा है, आप ये भी मेंशन कर सकते हो। और इमरजेंसी प्रोसीजर जो कि सर्जिकल प्रोसीजर होता है, वो क्लॉट जो होता है उसको निकालने के लिए किया जाता है, रिमूवल फॉर क्लॉट। अब हम देखेंगे एक्सप्लेन द गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, GERD। ये कब हो रहा होता है? रिफ्लक्स मीन्स कोई भी बॉडी में फ्लूइड है उसका एक डायरेक्शन डिसाइडेड होता है, लाइक ऐसे वो डायरेक्शन डिसाइडेड है, ये जब अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा उसे हम रिफ्लक्स कहेंगे। तो अब हम इसकी पहले डेफिनेशन देखेंगे। GERD इज अ डिजीज इन विच गैस्ट्रिक एसिड क्या होता है? HCl moves up into esophagus and irritates the esophageal lining। मीन्स यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा होगा, ये GERD का मूव है, मीन्स रिफ्लक्स हो रहा है एसिड इसोफेगल की तरफ, और ये उसका हेल्दी मूव है जो कि बॉडी से पहले से डिसाइडेड है कि वो इतना ही रहना चाहिए, इसके ऊपर एसिड नहीं रहना चाहिए। ये जब रिफ्लक्स होता है उस कंडीशन को हम GERD, गैस्ट्रिक इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज कहते हैं। तो ये क्या कर रहा होता है, ये स्फिंक्टर जो ओपन होती है यहाँ, ये इस लाइनिंग को इरिटेट करता है। मीन्स आपने सुना होगा सिम्टम्स बताते हैं हार्ट बर्न हो रहा है या फिर गले में जलन हो रही है, वो इन्हीं कारणों से होता है। इटियोलॉजी, वीकनेस ऑफ LES का फुल फॉर्म है लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर। एक्सेसिव एब्डोमिनल प्रेशर, सम फूड्स लाइक जंक फूड, स्पाइसी फूड्स खाते हैं तब होता है। सम ड्रग की वजह से भी हो रहा होता है, जैसे किसी चीज़ की थेरेपी वगैरह चल रही है किसी पेशेंट को और उसमें ये सारे ड्रग्स हैं, एंटी अस्थेमेटिक, एंटी हाइपरटेंसिव, इन सब कारणों से भी GERD होता है। फिर हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लाइक सिम्टम्स, जैसे कि मैंने बताया कि इसे हम सिम्टम्स ही कहते हैं। हार्ट बर्न, चेस्ट पेन, डिफिकल्टी इन सॉलोइंग, सेंसेशन ऑफ लम्फ इन द थ्रोट, बैड ब्रेथ, ये आपका सिम्टम्स हो गया। अब हम देखेंगे कि वो पैथोजेनेसिस कैसे हो रहा है, मीन्स कैसे वो चीज़ें हो रही हैं बॉडी में। तो इन्फ्लामेशन होना है ड्यू टू साइटोकाइनिन। फिर क्या होगा? चेंज इन इसोफेगल सेंसिटिविटी, वीकनेस, रिलैक्स LES, लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर, कॉज टू GERD। क्या होगा? लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर जो है वो वीक हो जाएगा, तो वो मतलब वो जो मूव होता है ऐसे, जब यहाँ पे ये चीज़ें वीक हो जाएंगी तो वो इजीली ऊपर की तरफ मूव हो जाता है, जिसकी वजह से एसिड रिफ्लक्स होता है। फिर हम देखेंगे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। सेम गुड हैबिट्स मेंशन करना है। अवॉइड हैवी मील्स, अवॉइड जंक फूड, अवॉइडिंग मील्स दैट स्लो डाउन योर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है? इसके पहले मैंने लेक्चर में बताया कि आपके इंटेस्टाइन में एक वेवी लाइक मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसे हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। अब हम फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट देखेंगे। एंटासिड्स, H2 ब्लॉकर, PPI। इसमें कौन से ड्रग्स हैं एंटासिड्स में? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, जो इजी वर्ड्स हैं आपको जो इजीली याद हो रहे हैं, वो दो ड्रग्स याद करके आप इसमें एंटासिड में मेंशन कर सकते हो। H2 ब्लॉकर सिमेटिडिन, रेनिटिडिन। फिर PPI इनहिबिटर का फुल फॉर्म होता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ये आपके एसिड सिक्रीशन को ही इनहिबिट कर देता है। ओमेप्रोजोल, इसिमेप्रोजोल, रेबेप्रोजोल, OMSD वगैरह ब्रांड नेम काफ़ी फेमस है, आपको याद होगा, उसमें ओमेप्रोजोल ही होता है, ओमेप्रोजोल डोमपेरिडोन।
तो इसी के साथ इसका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट कंप्लीट हो जाएगा और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए हमारे ऐप पर विजिट करना होगा, जिसकी वेबसाइट है www.medicalvidyarthi.com। हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो ऐसे हमारे साथ जुड़ने के लिए ऐप डाउनलोड करें। थैंक यू।